गुड मॉर्निंग बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और घर में ही होंगे। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट्स के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में आपको जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो हैं आपके पास ये 5 टॉपिक्स हैं, जिनमें एसी सर्किट विद सीरीज़ एलसीआर, और इसमें आप जो है सब टॉपिक्स रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पावर इन एलसीआर एसी सर्किट्स पढ़ेंगे हम लोग। एलसीआर सर्किट्स के अलावा हम डिफरेंट सर्किट्स के लिए भी पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। वॉटलेस करंट्स क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। देन एलसी ऑसिलेशंस के बारे में डिस्कशन है। एंड फाइनली ट्रांसफार्मर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिवाइस है, इसकी वर्किंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, एसी सर्किट विद एल सी आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। L is inductor, C is capacitor and R is resistor। आपने इनके अलग अलग कंपोनेंट्स को इसी वोल्टेज से कंबाइन करने पर कैसा बिहेव करते हैं वो हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या होगा अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स को एक साथ सीरीज़ में कंबाइन कर दें। तो कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम बहुत ही आसान सा है। ये देखिए, इंडक्टर इज़ देयर, एल जिससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कैपेसिटर है जिसको सी से रिप्रेजेंट किया है, एंड रजिस्टर इज़ देयर जिसको आपने आर से रिप्रेजेंट किया है। ऑल दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद अ एसी वोल्टेज सोर्स। और एसी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और तीनों कंपोनेंट्स जब किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होंगे तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो इन सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस अलग अलग होंगे। तो एल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी एल, सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी सी, और आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी आर। Then the applied EMF appears as voltage drop VR, VL and VC across R, L and C। That means E naught इन तीनों के अक्रॉस अपीयर होगा। इन R, that is in resistor, current and voltage are in phase। और इसको अगर आप फेजर डायग्राम देखें इसका, तो आपको इस तरीके से मिल सकता है। ये करंट की फेज़ बनाई गई है और अब देखिए ये वोल्टेज की फेज़ है। तो वी आर और आई दोनों सेम फेज़ में होंगे। अब हम आई को क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे और बाकी जितनी भी फेजेस हैं वो हम आई के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ इंडक्टर, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2 रेडियन, यानी करंट वोल्टेज से पीछे रहता है इंडक्टर में। और इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी एल। तो आप ये ऐसे भी कह सकते हैं कि वी एल करेंट से पाई बाई 2 रेडियन आगे होगा या 90 डिग्री आगे होगा। देन वी एल का फेज़र आपको ऐसे मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट से 90 डिग्री फॉरवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज में आप फॉरवर्ड डायरेक्शंस लेते हैं, क्लॉकवाइज में आप जो है लैगिंग बिहाइंड लेंगे, और यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की, इन कैपेसिटर सर्किट्स करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई 2, यानी करंट आगे होगा और वोल्टेज पीछे होगा। और वोल्टेज पीछे का मतलब कि वीसी डाउनवर्ड जाएगा। ग्रीन कलर से वीसी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। अब अगर इन दोनों को एक साथ आप कनेक्ट करें तो वी एल और वी सी नीचे की तरफ, वी एल ऊपर की तरफ, आई और वी आर सेम डायरेक्शन में। अब वी एल और वी सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, फेजर्स हैं ये, जिनको हम रोटेटिंग वेक्टर्स कहते हैं। तो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं तो डेफिनेटली डायरेक्शंस हैं। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जो बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन में होगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वी एल बड़ा लग रहा है, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट क्या होगा, वी एल माइनस वी सी के इक्वल होगा। और फाइनली फेज़र डायग्राम आपको सबसे नीचे वाले डायग्राम में दिख रहा है। ब्लू कलर से जो लाइन है वो वी एल माइनस वी सी, दैट इज़ रिजल्टेंट ऑफ फेज वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस वी एल एंड वी सी, और वी आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि वी आर और वी एल माइनस वी सी राइट एंगल पे दो वेक्टर्स हैं। इनका अगर आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, दैट विल गिव यू
E, और E क्या है? E इज़ रिजल्टेंट वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? VR² प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको समझ सकते हैं। देन VR के लिए आप क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर। VL के लिए क्या लिखा जा सकता है? I इंटू XL, वेयर XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और VC के लिए I इंटू XC। डेफिनेटली E इज स्क्वायर रूट ऑफ VR² प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। जैसा मैंने कहा कि क्या क्या रिप्रेजेंटेशंस आप कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में VR में भी I आएगा, VL में भी और VC में भी, और सब में स्क्वायर्स भी होंगे। तो अगर आप इसको कॉमन कर लें, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दें, तो E इक्वल्स टू आई इंटू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर आएगा। देन फाइनली आप जो है I की वैल्यू लिख सकते हैं E अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। दिस इज़ वैल्यू ऑफ करंट। अब इस डिस्कशन में आपने देखा कि देयर इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, द फेज रिलेशनशिप इज़ नॉट शोन इन दिस एक्सप्रेशन। एंड डेफिनेटली जैसा कि ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो अगर EMF, अप्लाइड EMF को किसी कंपोनेंट से आप डिवाइड कर रहे हैं, किसी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, और आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, तो जो भी वो कंपोनेंट है वो सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस जैसा है। मैं बिल्कुल कहूँगा रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस जैसा। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ना तो ये रेजिस्टेंस है, ना तो ये कैपेसिटिव या इंडक्टिव रिएक्टेंसेस हैं, बल्कि इनको हम कहते हैं इम्पीडेंस, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। देन इम्पीडेंस Z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। और मैं आपको बताऊं, रेसिप्रोकल ऑफ Z इज़ नोन एज एडमिटेंस, एंड एडमिटेंस इज़ A इक्वल्स टू 1 अपॉन Z। नाउ अगर आप XL और XC की वैल्यूज़ पुट करें तो Z को और ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं आप। Z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फेज़ के बारे में डिस्कशन है। देखिए, आप सबसे नीचे वाले डायग्राम के ट्रायंगल में देखिए, करंट I से अप्लाइड EMF E आगे है। कितना आगे है? 5 डिग्री आगे है। और इस ट्रायंगल में अगर आप tan phi फाइंड आउट करें तो tan phi इक्वल्स टू VL माइनस VC अपॉन VR, एंड VL इज़ IXL एंड VC इज़ IXC। तो I ऊपर कॉमन हो जाएगा, XL माइनस XC, और नीचे I इंटू आर। I और R कैंसिल, I और I कैंसिल हो जाएगा, तो tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। आप XL और XC की वैल्यूज़ पुट कर दें तो tan phi इक्वल्स टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल डिवाइडेड बाई R, एंड डेफिनेटली tan phi इज़ XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, या फिर ये tan phi की वैल्यू। कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या स्पेशल केसेस हो सकते हैं। tan phi की वैल्यू XL और XC पे डिपेंड कर रही है, एज वेल एज R पे भी डिपेंड कर रही है। इसी तरीके से इम्पीडेंस की वैल्यू भी XL, XC और R पे डिपेंड करेगी। केस फर्स्ट, व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC। सपोज इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। इस केस में ओमेगा L इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा C, और tan phi की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सेकेंड केस, जस्ट इसका रिवर्स हो जाए, और tan phi की वैल्यू अगर इसमें पॉजिटिव आएगी तो डेफिनेटली the current lags behind the EMF, या in other words you can see EMF leads the current, EMF करंट से आगे होता है। सेकेंड केस, अगर XL छोटा हो और XC बड़ा हो, in this case tan phi will be negative and phi is also negative, and definitely the current leads the EMF by phase angle phi, and the LCR circuit is called capacitive
LCR सर्किट या कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, और ऊपर वाले को आप इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट या इंडक्टिव सर्किट कह सकते हैं। देन थर्ड केस, अगर ना ये बड़ा हो एक्सएल एक्सी में से कोई और ना छोटा हो, डेफिनेटली क्या आएगा, दोनों इक्वल हो। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। इस केस में tan फाई की वैल्यू 0 आएगी। दैट मीन्स कि ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में होगा। इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस केस में आप z की वैल्यू देखेंगे तो z की वैल्यू भी मिनिमम आती है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। द करंट एंड द ईएमएफ आर इन सेम फेज. The impedance does not depend on the frequency of the applied EMF, and LCR circuit behaves like a purely resistive circuit. थर्ड केस के लिए है, और देखा जाए तो Z की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होगी इसमें। When XL equals to XC, this is known as condition of resonance. और अगर ये condition of resonance है तो no phase difference is there. Z की वैल्यू देखें, Z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर। क्लियरली ओमेगा एल और ओमेगा सी 1/ओमेगा सी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इस एक्सप्रेशन का जो है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी वाला कंटेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो Z मिनिमम इक्वल्स टू R and the maximum current will be E/R. The impedance offered by the circuit is minimum and the current is maximum. This condition is called resonance condition of LCR circuit and the frequency is called resonant frequency. इस केस में जो फ्रिक्वेंसी है उसको रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहेंगे आप, और इम्पीडेंस मिनिमम होगी और केवल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा और मैक्सिमम करंट होगी और इसका मैग्नीट्यूड E/R के इक्वल होगा। रेजोनेंस की कंडीशन में अगर आप फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहें तो ओमेगा रेजोनेटिंग इंटू एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा रेजोनेटिंग इंटू सी, और इसमें अगर आप ओमेगा को एक तरफ ले जाएं तो ओमेगा रेजोनेटिंग स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। देयरफॉर ओमेगा रेजोनेटिंग इक्वल्स टू 1/√L इंटू सी। या अगर आप फ्रिक्वेंसी लीनियर फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में बात करें तो एट प्लेस ऑफ ओमेगा हम लोग 2πf पुट कर सकते हैं और 2π को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो डिवाइड आ जाएगा। तो f रेजोनेटिंग इक्वल्स टू 1/2π√L इंटू सी। नाउ द रेजोनेंट कर्व एंड क्वालिटी फैक्टर। इसमें आपके पास एग्जामिनेशंस वगैरह में कर्व पूछा जाता है और इसके जो है क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन देखते हैं क्या है ये। It is basically resonant curve is what? Variation of frequency with electric current. अगर आप फ्रिक्वेंसी को वेरी करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट में कैसे वेरिएशंस आते हैं। सपोज़ आपने कोई रेजिस्टेंस R1 लिया और आप देखें ज़ीरो से जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज़ कर रहा है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, उसके ऊपर करंट की कोई पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं, और उसके बाद अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता नहीं है बल्कि डिक्रीज़ होना स्टार्ट करता है। और ये सिचुएशन क्या है, ओमेगा की वो वैल्यू जिस पे मैक्सिमम करंट मिल रहा है दैट इज़ रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी, वहाँ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस सेटिस्फाइड हो रही है और इसलिए करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। इसी तरीके से किसी और रेजिस्टेंस R2 को लेके किया अगर आपने, तो आप देखें पीक वैल्यू डाउन हो गई है लेकिन अभी भी आपको बीच में जो है मैक्सिमम करंट मिलेगी और आइदर साइड कम करंट मिल रही है। एंड थर्ड केस में भी बीच में मैक्सिमम करंट है और आइदर साइड्स कम करंट है। डेफिनेटली अगर कंपैरिजन किया जाए R1, R2 और R3 में, तो अगर मैक्सिमम करंट है तो रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो श्योरली R1 इज़ लेस देन R2 एंड R2 इज़ लेस देन R3। नाउ अगर आप R1 पे बात करें, एक फर्स्ट कर्व के लिए बात करते हैं, तो I मैक्सिमम की वैल्यू कब आ रही है, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी ओमेगा R पे। और अगर आप कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जो कि I मैक्सिमम अपॉन √2 है, तो ये वैल्यू है I मैक्सिमम अपॉन √2। ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, और I मैक्सिमम बाई √2
R1 के लिए जो रेजोनेंस कर्व है इसको आप देख रहे हैं कि रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी की लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट पे कट कर रहा है और एक राइट हैंड साइड के पॉइंट पे कट कर रहा है। इन दोनों पॉइंट से अगर आप फ्रिक्वेंसी एक्सिस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉप करें, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्रिक्वेंसी है इट इज़ ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, राइट हैंड साइड में ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। और अगर आप लेफ़्ट और राइट साइड के बीच की जो है सेपरेशन की बात करें, दिस सेपरेशन इज़ कॉल्ड बैंड विड्थ और ये 2 डेल्टा ओमेगा के इक्वल होगा। देन बैंड विड्थ इक्वल्स टू 2 डेल्टा ओमेगा। नाउ क्वालिटी फैक्टर is defined as the ratio of resonating frequency to the bandwidth, यानी ओमेगा r upon 2 delta omega is quality factor. This is also known as sharpness of resonance. Then Q equals to omega r divided by 2 delta omega. Now it can also be defined as the ratio of potential drop across either the inductance or the capacitance to the potential drop across the resistance. That means VL upon VR या फिर Q is VC upon VR. एंड क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला इंडक्टर और रजिस्टर के टर्म्स में ओमेगा रेजोनेटिंग इंटू एल अपॉन आर। ओमेगा रेजोनेटिंग को आप ओमेगा ज़ीरो भी लिख सकते हैं, तो कहीं पर अगर किसी लिटरेचर में ओमेगा ज़ीरो एल अपॉन आर है तो वो भी करेक्ट है, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी ही है वो। एंड क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा आर इंटू सी आर। दैट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर के बारे में, और क्वालिटी फैक्टर को शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी कहते हैं। और ये पूरे स्क्रीन पे जो सारे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं और बड़े क्वेश्चंस भी आपके पास पूछे जा सकते हैं। ग्राफ ये आ सकता है, रेजोनेंट कर्व आ सकता है, इसमें क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला और इस पर न्यूमेरिकल्स की पॉसिबिलिटी है। देन पावर इन एसी सर्किट्स विद एलसीआर। हम सबसे पहले एलसीआर के लिए पावर डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिफरेंट सर्किट्स में जो फॉर एक्सप्रेशन आएगा उसको एल, सी और आर के लिए अलग अलग अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की बात करूं तो आपके पास या अप्लाइड एसी ईएमएफ कितना है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड करेंट इज़ आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हमने आर्बिट्ररली एज्यूम कर लिया कि फाई की वैल्यू, फाई इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई लीड्स द EMF. Now the instantaneous power, as we know, P equals to V into I, therefore P equals to E into I. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर एक स्टेप और होना चाहिए, मैं बताऊँ आपको। आप E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इसको एक साथ रखें और साइन ओमेगा टी प्लस फाई को एक्सपेंड करें। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन इसका आएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। और इसे अगर आप एक साथ क्लब कर दें तो आप देखें ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को आप साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई आएगा प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू ये पीपीटी में करेक्ट करना होगा, कॉस फाई की जगह पर आना चाहिए साइन फाई। देन इफ़ द इंस्टेंटेनियस पावर इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट फॉर एन स्मॉल टाइम डी टी, देन द वर्क डन इज डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। Definitely there should be sin phi. Then work done over a complete cycle is, आपको इसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन को 0 से t टाइम तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा और जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएंगी
एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास ई नॉट आई नॉट इंटू कॉस फाई इंटू टी बाई टू। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको कैसे आप समझेंगे। देखिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ले सकते हैं। आप जब ये सुनेंगे वीडियो तो डेफिनेटली इसको आप कॉपी पे अलग से लिख के देखेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ले सकते हैं, और इधर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉस फाई नहीं होगा यहाँ पर, साइन फाई डिवाइडेड बाई 2। कहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, इस जगह पर बात कर रहा हूँ। कॉस फाई की जगह पर यहाँ पर साइन फाई आना चाहिए। देन एक्सप्रेशन में 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी है। देखिए, कॉस थीटा और साइन थीटा की एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यूज़ 0 होती हैं। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जब आपने कॉस 2 थीटा के टर्म्स में लिया तो इसमें कॉस 2 थीटा वाला यानी कॉस 2 ओमेगा टी वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, और इधर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 1, और 1 को अगर आप 0 से टी तक इंटीग्रेट करेंगे तो टी वैल्यू आएगी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी के रिप्लेसमेंट में आपने इसे 2 से डिवाइड भी किया था, तो पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी बाई 2 इंटू कॉस फाई। एंड अगर आप पावर निकालना चाहें तो पावर इज़ वर्क डन अपॉन टाइम, तो या एच अपॉन टी, तो पी एवरेज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। टी और टी कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास पावर आएगा ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फाई, और पी एवरेज आ जाएगा ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 कॉस फाई। ई नॉट बाई रूट 2 इज़ RMS वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू, आई नॉट बाई रूट 2 इज़ ऑल्सो वर्चुअल वैल्यू। तो वर्चुअल वैल्यू के टर्म्स में आएगा ये पी एवरेज इक्वल्स टू ई वर्चुअल इंटू आई वर्चुअल इंटू कॉस फाई। ये यहाँ पर देखें, पी एवरेज इक्वल्स टू आई वर्चुअल इंटू ई वर्चुअल इंटू कॉस फाई। नाउ व्हाट इज कॉस फाई, cos phi is r by z, and z is under root r square plus omega l minus omega c whole square, and this cos phi is known as power factor। इस cos phi को आप पावर फैक्टर कहते हैं। आप पावर फैक्टर को यहाँ इस एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं, पी एवरेज अपॉन पी आर एम एस विल बी cos phi, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इज़ पी आर एम एस। तो एक डेफिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, एवरेज पावर लॉस टू द RMS पावर लॉस, रेशियो ऑफ एवरेज पावर लॉस टू RMS पावर लॉस इज पावर फैक्टर। नाउ अगर आप डिफरेंट सर्किट्स की बात करें तो पावर इन AC सर्किट विद R फाई इज 0, देन cos 0 इक्वल्स टू 1, एंड the average power loss is equals to virtual power loss IV into EV. Power in AC circuit with inductor only, L means inductor। यहाँ पर phi की वैल्यू पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 is 0, therefore average power is 0। पावर इन C सर्किट, तो C सर्किट में भी पावर क्या होगा, फेज डिफरेंस अभी भी पाई बाई 2 है, I और V के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, 90 डिग्री है, तो cos 90 is 0, therefore average power loss is also 0। इन दोनों सर्किट्स में L और C सर्किट्स में आप देख रहे हैं पावर लॉसेस नहीं है लेकिन करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे सर्किट्स में फ्लो करने वाले करंट को वाटलेस करंट कहते हैं। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या हो सकती है ये, आपने देखा IV और EV वोल्टेज और IV इनके बीच का कोई फेज डिफरेंस है और फाई, और उस फेज डिफरेंस में ये दोनों वेक्टर्स ड्रॉ किए गए हैं। अगर आप I के कंपोनेंट्स करें तो एक कंपोनेंट आपने EV के क्रॉस ले लिया, दूसरा इससे 90 डिग्री पे आ जाएगा। EV के क्रॉस जो आएगा IV cos फाई, और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा वो IV sin फाई। तो आप देखें तो पावर में जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो IV cos फाई है, तो अगर कोई करंट IV sin फाई के टर्म्स की है तो इसी को वाटलेस करंट कहेंगे।
The component IV cos phi generates power with EV. However, the component IV sin phi does not contribute to the power along EV, and hence power generated is zero. This component of circuit is called wattless or idle current, and P equals to EV into IV sin phi cos 90 equals to 0. IV sin phi है, phi को अगर आप रखें वैल्यू तो sin phi इंटू cos 90 पावर फैक्टर cos phi से आएगा तो ये 0 आ जाएगा. Now the power is not dissipated in inductor and capacitor, and hence they find a lot of practical application and in devices using alternating currents. Now LC oscillations. अगर आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों साथ में कनेक्टेड हो तब क्या होगा. जैसे एक इंडक्टर है और दूसरा कैपेसिटर है. आप देख रहे होंगे कि कैपेसिटर पे चार्जेस दिखाए गए हैं. पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव. दैट मीन्स कि ये कैपेसिटर चार्ज्ड है. और जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो एट टी इक्वल टू ज़ीरो यू ई इज़ मैक्सिमम, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम है और इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी ज़ीरो है. और जैसे ही ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा तो करंट इंडक्टर में फ़्लो करना शुरू करेगा, और जब करंट इंडक्टर में फ़्लो करना शुरू करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से और करंट के फ़्लो होने से, करंट के इंक्रीज़ होने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी मैग्नेटिक एनर्जी में. और ये T/8 टाइम पीरियड पे है, और T/4 टाइम पीरियड पे 2T/8 यानी T/4 टाइम पीरियड पे आप देखें कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़ीरो हो गई और मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम. और फिर इसके अगले केस में जो भी EMF इंड्यूस होगा, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से या सेल्फ इंडक्शन की वजह से इंड्यूस हो रहा है इंडक्टर के क्रॉस, ये EMF जिस कॉज से हो रहा है उसको अपोज करेगा. तो ये कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग होने से हुआ है तो ये कैपेसिटर को चार्ज करना चाहेगा और कैपेसिटर में चार्जिंग स्टार्ट होगी. लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट्स नेगेटिवली चार्ज होंगी और नीचे वाली पॉजिटिवली, क्योंकि लेंस लॉ कहता है कि EMF इंड्यूस्ड अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट. तो ये इस तरीके से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा. इस केस में कुछ एनर्जी मैग्नेटिक में है और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिक में है, और दोनों इस केस में फ़िलहाल तो इक्वल हैं 3T/8 पे. और फिर से फर्स्ट कंडीशन आ गई कि अब जो है सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी है और बाकी मैग्नेटिक एनर्जी ज़ीरो है. लेकिन एक चेंज आप देख रहे हैं, कैपेसिटर में ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव हो गई, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव. और ये साइकिल दोबारा तब तक कंप्लीट होगा जब फिर से पहली कंडीशंस आ जाएंगी और फिर से ये डिस्चार्जिंग होना स्टार्ट करेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आप देखें 1 2 3, 1 2 इस वाले में और इस वाले में आप देखें, इन दोनों में, और यहाँ पर भी देखें. तो मैग्नेटिक एनर्जी जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज सेंस में है. तो हम लोग फ़िलहाल यहाँ पर थे. इस केस में यहाँ पर देखें कि मैग्नेटिक कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, अब ऊपर वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है और नीचे वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है. लेकिन टोटल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है, इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है. और नेक्स्ट केस में आप इस केस में देखें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पहले के केसेस से अपोजिट हो गई हैं और कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है. एंड फाइनली फिर से जो है इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, और फिर से फर्स्ट केस आपको मिल जाएगा. इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा. दिस इज़ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ LC ऑसिलेशन. इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ये इंटर कन्वर्जेंस होते रहते हैं.
और अगर प्योर इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स हैं तो इन्फिनाइट टाइम के लिए होता रहेगा, क्योंकि कोई भी पावर लॉस नहीं होगा। नाउ इसको अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन यानी विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी अगर है तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको ऑसिलेशंस मिलेंगे और एम्पलीट्यूड चार्जेस के कम नहीं होंगे। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है और कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं, इसलिए ये ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते हैं। धीरे धीरे एनर्जी लॉस होगी और अल्टीमेटली ये लॉस्ट जो ऑसिलेशंस हैं वो लॉस्ट कर जाएंगे। If Q be the charge of the capacitor at any time t, then di by dt the rate of change of current, then L di by dt plus Q by C equal to 0, और di by dt को आप I को dq by dt लिख सकते हैं। तो इस तरीके की एक इक्वेशन मिलेगी डिफरेंशियल के फॉर्म में, और ये एक्सप्रेशन d2q अपॉन dt2 प्लस q डिवाइडेड बाई L इंटू C इक्वल्स टू 0, बिकॉज EMF अक्रॉस द L एंड C विल बी 0, क्योंकि ये रेजिस्टिव सर्किट्स नहीं है तो कोई भी जो है पोटेंशियल ड्रॉप इनके अक्रॉस नहीं होना चाहिए। 1/LC की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पुट कर दें तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। द फाइनल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन विद ओमेगा एज एंगुलर फ्रिक्वेंसी। क्लास 11th का थोड़ा जो आपने ऑसिलेशंस पढ़े हैं उससे कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो इसका फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/√LC और F इक्वल्स टू 1/2π√L इंटू सी। ये आपको एक्सप्रेशन ध्यान रखना है LC ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी के लिए। एंड आई होप कि आपको क्लियरली आप कंपेयर करें तो देखें इट इज़ जस्ट लाइक रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। Now the last topic, transformer. Transformer, it is a device which works on the principle of mutual induction, और ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एक्चुअली ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक जो है रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा, इस पे एक तरफ जो है प्राइमरी कॉइल्स जो है वाउंड होंगी, एक तरफ सेकेंडरी कॉइल्स वाउंड होंगी, और सेकेंडरी कॉइल्स पे ही लोड अप्लाई किया जाएगा। लोड अप्लाई करने का मतलब है कि कोई डिवाइस जो कि इसके अक्रॉस कनेक्टेड हो। देन वर्किंग प्रिंसिपल, इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ inducing EMF in the secondary coil due to change in current in the primary coil, and hence the change in magnetic flux in the secondary coil। और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेकेंडरी कॉइल में चेंज होगा तो वहाँ पर EMF इंड्यूस होगा। सपोज प्राइमरी कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, NP, कैपिटल N इंटू P टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो EP इक्वल्स टू माइनस NP d phi by dt, where d phi by dt is change of rate of change of flux। ES equals to minus NS d phi by dt, then ES by EP is NS by NP into that is equals to K। This K is known as transformer ratio। इस K को ट्रांसफार्मर रेशियो आप कहते हैं। K की वैल्यू से के बेस पे आप ट्रांसफार्मर को दो कैटेगरीज में समझ सकते हैं, where K is called transformer ratio or turns ratio। For an ideal transformer, output power equals to input power। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको कि K की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप अप यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है, और अगर K की वैल्यू 1 से कम हुई तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, और इसमें वोल्टेज जो है सेकेंडरी पे वोल्टेज कम हो जाएगी, सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज कम हो जाएगी। तो जब ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं तो उसमें हाई वोल्टेज पे जो है करंट को जो है ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन फिर आप देखते होंगे कि घरों के आसपास रोड्स पे जो है ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं। वो ट्रांसफार्मर्स एग्जैक्टली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ये 1100 kV की और 1100 वोल्ट के वोल्टेज को डाउन करते हैं और फिर
220 वोल्ट के सप्लाई जो है घरों में भेजी जाती है। इसके अलावा आपके मोबाइल चार्जर्स और कुछ ऐसे जो है डीसी चार्जर्स के जो डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस में भी छोटे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ये 220 वोल्ट को 3.4 वोल्ट या 5 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उससे आउटपुट जो है लिया जाता है। देन आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में आउटपुट पावर इक्वल्स टू इनपुट पावर, आप यहाँ पर देखें आउटपुट पावर इक्वल्स टू इनपुट पावर, देयरफॉर ES इंटू IS इक्वल टू ES EP इंटू IP, देन ES बाई EP इक्वल्स टू IP अपॉन IS एंड ES अपॉन EP इज IP अपॉन IS इक्वल टू NS अपॉन NP। तो ये मैथमेटिक्स है जो ट्रांसफार्मर के लिए है अप्लाइड। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इट इज़ पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। और इसको अगर आप देखें तो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज़ 100%, किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं होता है। बट प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉसेस होते हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो बताया मैंने, ये देखिए सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और प्राइमरी में कम है, तो ट्रांसफार्मर रेशियो या टर्न रेशियो जो है ग्रेटर देन 1 होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। NS is greater than NP and definitely ES is greater than EP, K is greater than 1, but IS is less than IP because power is constant. ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं और सेकेंडरी कॉइल में कम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और यहाँ पर सेकेंडरी में करंट ज़्यादा होगा और प्राइमरी में करंट कम होगा, पर वोल्टेज सेकेंडरी में कम होगा और प्राइमरी में ज़्यादा होगा। एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज़ कॉपर लॉस। इसमें जो वाइंडिंग्स होती हैं वो कॉइल पे फ्रेम पे रेक्टेंगुलर फ्रेम पे जो वाइंडिंग्स हैं वो वाइंडिंग्स कॉपर के जो है वायर्स की होती हैं, और कॉपर क्योंकि मेटल है और बहुत ही कम रेजिस्टेंस लेकिन डेफिनेटली रेजिस्टेंस है इसमें, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग इसमें कुछ हीट लॉसेस होते हैं जिनको आप एनर्जी लॉस, कॉपर लॉस या हीट लॉस भी कह सकते हैं। जूल लॉसेस भी कहा जाता है इनको। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग थिक वायर फॉर वाइंडिंग, तो वाइंडिंग करने के लिए आप पतले तार ना लेके मोटे तार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट हर जगह मोटे तार का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है, लिमिटेशंस हैं। मोबाइल चार्जर्स में जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें बहुत पतले वायर्स होते हैं और बड़े ट्रांसफार्मर्स में मोटे वायर्स होते हैं। और देन नेक्स्ट वन इज़ फ्लक्स लॉस। In actual transformer, coupling between primary and secondary coil is not perfect. कपलिंग एग्जैक्टली क्या है कि जैसा EMF का चेंज जो है प्राइमरी में हो, इन अकॉर्डेंस सेकेंडरी में भी वैसे ही चेंज हो, लेकिन ऐसे चेंजेस होते नहीं हैं और फ्लक्स जो है दोनों में एक जैसा जो है यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से चेंज नहीं होता है, और इसी लॉस को आप फ्लक्स लॉस कहते हैं। सो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेस्टेड and linking can be maximized by winding the coil over one another। यानी एक ही पे जो है एक ही फ्रेम पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल को आप वाइंड कर दें तो इन लॉसेस को आप थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी होंगे। देन आयरन लॉसेस एग्जैक्टली क्या है? दीज आर आल्सो नोन एज एडी करंट लॉसेस। आयरन लॉसेस में दो तीन चीज़ें हैं। एडी करंट लॉसेस क्या हैं? हमने पढ़ा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कोई मेटेलिक ब्लॉक रखा जाता है तो उस पर सर्कुलर करंट प्रोड्यूस होती हैं, एंड दो सर्कुलर करंट्स आर नोन एज एडी करंट्स। और जब सर्कुलर करंट फ्रेम पे प्रोड्यूस होंगी या ब्लॉक में प्रोड्यूस होंगी तो ये हीट प्रोड्यूस करती हैं, जो कि एक तरीके से एनर्जी का लॉस है जो कहीं यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो दीज लॉसेज आर नोन एज एडी करंट लॉसेस। क्यों होगा? आपने देखा था रेक्टेंगुलर फ्रेम का इस्तेमाल किया था, तो रेक्टेंगुलर फ्रेम में जो भी चीज़ें होंगी इनको लैमिनेटेड कोर बोलते हैं। द कोर इज़ रेक्टेंगुलर, तो इसमें कुछ न कुछ एरिया है और ये मटेरियल बल्क में आ जाता है तो इसमें एडी लॉसेस हो जाते हैं। व्हेन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द आयरन कोर, एडी करंट्स आर सेट अप विच इन टर्न प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी वेस्टेज। मैंने डिस्कस कर दिया आपको। नाउ हाउ कैन वी रिड्यूस इट? ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वी कैन reduce eddy currents are reduced by using laminated core instead of a solid iron block। solid iron block लेंगे तो उसके हर एक फेस पे जो है एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे,
लेकिन लैमिनेटेड कोर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब लैमिनेटेड कोर क्या हुआ, आप पूरा मेटल ब्लॉक ना लेके उसको छोटे छोटे स्लाइसेस जैसे जो है कट कर दीजिए और उन स्लाइसेस को लैमिनेट कर दीजिए ताकि एक दूसरे से वो जो है इंसुलेशन हो जाए उनमें। तो आप देखेंगे कि इंसुलेशन होने पे एरिया, इफ़ेक्टिव एरिया कम हो जाएगा और इफ़ेक्टिव एरिया कम होने से एडी करंट लॉसेस कम हो जाएंगे। देन सॉलिड कोर में इस तरीके से होगा और लैमिनेटेड कोर में ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि लैमिनेटेड कोर में हीट एनर्जी का लॉस कम होगा। हिस्टेरेसिस लॉसेस ये देखते हैं क्या है। ट्रांसफार्मर में जैसे आपने देखा कि मटेरियल में करंट की वैल्यू जो है ज़ीरो से मैक्सिमम जा रही है, मैक्सिमम से ज़ीरो जा रही है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। दैट मीन्स कि जो भी आयरन वगैरह के मटेरियल्स हैं इनमें ये ऐसे करंट में है जो कि करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो जब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगा, करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ होगा। और ऐसा आप एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड समझ सकते हैं जो कि जो है मैग्नेटिक मटेरियल जो आप ट्रांसफार्मर में यूज़ कर रहे हैं इनको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करता है। तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने से एक कंप्लीट साइकिल होता है मटेरियल का कि वो मैग्नेटाइज होगा फिर डीमैग्नेटाइज होगा, और ऐसा होने से हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं। और इन लॉसेस को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है? दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग सुटेबल मटेरियल विद थिन हिस्टेरेसिस लूप। हम लोगों ने हिस्टेरेसिस लूप में डिस्कस किया था कि लूप का एरिया ज़्यादा होने से हीट लॉसेस या हिस्टेरेसिस लॉसेस ज़्यादा होंगे और लूप का एरिया कम होने से हिस्टेरेसिस लॉसेस कम होंगे। तो हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस कम हो। हम आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं, स्टील का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि स्टील के लिए जो है आपके पास जो है एरिया ज़्यादा हो जाएगा। लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर, इनको हमिंग लॉसेस भी कहते हैं। और हमिंग लॉसेस एग्जैक्टली क्या है कि इस पूरे प्रोसेस में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में या फिर वोल्टेज को इंक्रीज स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के प्रोसेस में कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं जो कि ऑडिबल रेंज के होते हैं। इन्हीं को आप जो है, और वाइब्रेशंस के लिए डेफिनेटली एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इलेक्ट्रिक सोर्स से एनर्जी मिल रही है, बट वो कहीं यूज़ नहीं हो रही है बल्कि लॉस्ट हो जा रही है। तो ऐसे लॉसेस को लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर कहा जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है लेकिन पूरा का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आपको अगर कोई डाउट्स हो तो आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे पूछ सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, ग्रुप के नंबर्स पे मत पूछिएगा।